एक बार की बात है, किसी गांव में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। उनका एक समोसे का ठेला था और वो दोनों समोसे बना बना कर बेचा करते थे। सुनिए जी, मैं समोसे बना बना कर आपको दे रही हूँ, आप इन्हें जल्दी जल्दी तेल में तल दीजिए। ठीक है शांति, जरा जल्दी जल्दी करो, ग्राहक आना शुरू भी हो गए हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिनमें से एक महिला कहती है, शांति बहन, जरा 5 समोसे पैक कर दो। आज बच्चों ने सुबह सुबह जिद कर दी कि शांति आंटी और हरिश्चंद्र अंकल के ही समोसे खाने हैं, जरा फटाफट पैक कर दो। जी बहन, अभी करती हूँ, आप बस 5 मिनट रुकिए। थोड़ी देर में शांति उस औरत के समोसे पैक कर उसे दे देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की कैमरा लेकर आती है और कहती है, आंटी, जरा मुझे भी अपने हाथों से बनाए हुए समोसे खिलाइए। सुना है आपके समोसे यहाँ बहुत फेमस हैं। जरा मुझे अपने समोसे बनाने का तरीका तो बताइए। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और आपके यहाँ के समोसे की मेकिंग वीडियो बनाकर आपके समोसे का रिव्यू दूंगी। फिर आपका ठेला ऑनलाइन भी फेमस हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, मैं तुम्हें समोसे बनाने का तरीका बताती हूँ। उसके बाद वो लड़की शांति के ठेले पर पूरी रिकॉर्डिंग करती है और उसके हाथ के टेस्टी टेस्टी समोसे खाकर बहुत अच्छा रिव्यू देती है। इस तरह हरिश्चंद्र और शांति के हाथों के बने हुए समोसे और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव के भी लोग उनके हाथों से बने समोसे खाने आते थे। उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी। उसी गांव में हरिश्चंद्र का चचेरा भाई विनोद और उसकी पत्नी रेखा भी रहा करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, लेकिन हरिश्चंद्र और शांति के ठेले के मुताबिक विनोद और रेखा की दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। इसी वजह से विनोद और रेखा को हरिश्चंद्र और शांति से बहुत जलन हुआ करती थी। जी, हमारी दुकान पर तो मक्खियों के अलावा और कोई नहीं आता है और आपके छोटे चचेरे भाई हरिश्चंद्र के ठेले पर तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। वो भी हर वक्त बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई ही आगे चल रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा विनोद जी कि आपसे ये सब कैसे देखा जा रहा है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन हम करें तो क्या करें। आप चिंता क्यों करते हो जी, मेरे पास उनकी खुशियों को जलाकर राख करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब तो हम उन दोनों को पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। फिर रेखा अपने पति को अपना सारा प्लान बताती है। उसके बाद जब हरिश्चंद्र और शांति अपने ठेले पर समोसे बेच रहे होते हैं, तब विनोद और रेखा मिलकर उनके घर जाते हैं और लोगों से बचते बचाते उनके घर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे कि उनका पूरा घर आग की लपटों से धधकने लगता है। यहाँ से फटाफट चलिए जी, यदि हमें कोई देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। इतना कहकर रेखा और विनोद वहाँ से चले जाते हैं। अपना काम खत्म करके जब हरिश्चंद्र और शांति वापस घर आते हैं तो अपने घर को जलता हुआ देख हैरान हो जाते हैं। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? पता नहीं किसने आग लगा दी हमारे घर को। हम तो बर्बाद ही हो गए। अब हम क्या करेंगे जी? बड़ी मेहनत से दिन रात पैसे इकट्ठा करके इस घर को बनवाया था हमने। घर के अंदर ही पैसे और समोसे बनाने का सारा सामान भी रखा था, सब जलकर राख हो गया। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। शांति, कौन है हमारा दुश्मन जिसने ये सब किया है? दोनों रोते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। शांति ठेले से अपने पल्लू में एक समोसा बांधकर लाई थी। अचानक से उसे समोसे का याद आता है और वो हरिश्चंद्र को बताती है। तब हरिश्चंद्र कहता है, शांति, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कहाँ जाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा घर तो जलकर राख हो गया है। अब हमारे सर पर कोई छत भी नहीं है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? एक काम करो, तुम्हारे पास जो समोसा है उसे तुम खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। खाए तो आपने भी कुछ नहीं है जी सुबह से, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। और एक समोसे में क्या होगा, थोड़ी ना भूख मिटेगी। तभी हरिश्चंद्र की नजर पास के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। देखो शांति, इस पेड़ पर अमरूद के फल लगे हुए हैं। मैं इन फलों को तोड़ लेता हूँ। इन फलों को खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। नहीं जी, इतनी रात को हमें पेड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है। इस वक्त वो भी आराम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस समोसे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों खा लेते हैं। लेकिन शांति। लेकिन वेकिन कुछ नहीं जी, मैंने कह दिया, अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है शांति।
हरीशचंद्र और शांति उस समोसे को खाने जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी औरत आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है बेटी, मुझे ये समोसा खाने को दे दो। इस एक समोसे को खाकर मेरी थोड़ी सी भूख तो शांत हो ही जाएगी। ये समोसा मुझे दे दो, तुम दोनों को भगवान हमेशा खुश रखेगा। हरीशचंद्र और शांति बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत को समोसा दे देती हैं। फिर वो बूढ़ी औरत वो समोसा खा लेती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ बेटी कि तुम दोनों पति पत्नी के साथ क्या हुआ है। तुम दोनों किस चिंता में हो मैं ये भी जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं बस तुम दोनों पति पत्नी के साहस और दयालुता की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम दोनों सफल हो गए हो। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करती है और उसके हाथ में एक सोने का समोसा प्रकट होता है। ये देख हरीशचंद्र और शांति हैरान रह जाते हैं। बूढ़ी औरत उन दोनों को वो सोने का समोसा देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने का समोसा है। तुम इसे ले जाकर अपने आंगन में मिट्टी के अंदर दबा देना, फिर देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, आप हमारी मदद करने आई, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। सच में अम्मा, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। हरीशचंद्र और शांति उस समोसे को लाकर अपने आंगन में जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तभी उनके देखते ही देखते वहाँ पर एक पौधा उगने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते एक विशाल से पेड़ का रूप ले लेता है और उस पर बहुत सारे सोने के समोसे आ जाते हैं। ये देख हरीशचंद्र और शांति दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद हरीशचंद्र सारे सोने के समोसे तोड़ लेता है और उसे एक बोरे में भरकर शहर ले जाता है। शहर दूर था, इसलिए दोनों पति पत्नी को वहाँ जाते जाते सुबह हो जाती है। शहर जाकर दोनों पति पत्नी वो सभी सोने के समोसे बेच देते हैं। उसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों को वापस गांव में लाकर वो दोनों अपना घर दोबारा से बनवाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना एक समोसे का बहुत बड़ा दुकान खोलते हैं और उसमें समोसे बेचने लगते हैं। जब ये बात उसके चचेरे भाई विनोद और उसकी पत्नी रेखा को लगती है तो रेखा विनोद से कहती है, जी हम दोनों ने मिलकर तो उनके घर में आग लगा दी थी, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि इन्होंने अपना घर दोबारा बनवा लिया और अब तो ये लोग ठेले की जगह दुकान में समोसे बेचते हैं। हमें एक बार इनके घर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बिना देरी किए उनके घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके आंगन में एक जादुई सोने के समोसे वाला पेड़ है। उन दोनों के मन में ये सब देखकर लालच आ जाता है। जी हमें फटाफट ये सारे समोसे तोड़कर अपने साथ ले चलना चाहिए, उसके बाद हम भी इन समोसे को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद विनोद और रेखा दोनों जादुई सोने के समोसे के पेड़ के पास जाते हैं और समोसा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई समोसे का पेड़ क्रोधित हो जाता है और उन दोनों को खरगोश बना देता है। तभी वहाँ पर हरीशचंद्र और उसकी पत्नी शांति भी आ जाते हैं। शांति कहती है, जी ये हमारे आंगन में तो खरगोश कहाँ से आए, पहले तो नहीं थे। तभी खरगोश बनी रेखा कहती है, मुझे माफ कर दो शांति बहन, हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर तुम्हारे घर में आग लगाई थी और आज भी हम तुम्हारे जादुई समोसे के पेड़ से समोसे चुराने आए थे, लेकिन इस पेड़ ने हमें खरगोश बना दिया। हम अपनी जिंदगी ऐसे कैसे जिएंगे, प्लीज हमारी मदद करो शांति बहन। जेठ जी, जेठानी जी, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी हरीशचंद्र शांति से कहता है, शांति जो भी हो, है तो ये हमारे भैया भाभी ना, और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसके बाद दोनों पति पत्नी जादुई पेड़ से विनती करते हैं कि वो विनोद और उसकी पत्नी को ठीक कर दे। उनकी विनती सुनकर जादुई समोसे का पेड़ विनोद और रेखा को ठीक कर देता है। फिर वो दोनों पति पत्नी जादुई समोसे के पेड़ और हरीशचंद्र और उसकी पत्नी से माफी मांगकर अपने घर चले जाते हैं और इधर हरीशचंद्र और शांति भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। गरीब मोची और जादूगर। एक समय की बात है, आगरा के शहर में एक मोची रहता था।
जिसका नाम संदीप था। संदीप पूरे दिन मेहनत करता था और सिर्फ उतना ही कमा पाता था जिससे वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और उसके परिवार को अच्छा भोजन मिल सके। अंत में हमेशा उसके पास थोड़े से ही पैसे बचते थे। एक दिन संदीप कुछ पुराने जूतों की मरम्मत कर रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है। वो व्यक्ति लंबा था और उसने काले रंग का कोट पहन रखा था और सर पर टोपी पहन रखी थी। उसका नाम अर्जुन था। वो व्यक्ति मोची के पास आता है और उसे कहता है, नमस्ते प्यारे दोस्त, मैं अपने जूतों को पॉलिश करवाना चाहूँगा, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुझे तुरंत ही किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पहुँचना है। संदीप थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि पूरा दिन उसने एक भी रुपए नहीं कमाया था, पर उस व्यक्ति की मदद के लिए राजी हो गया। जरूर मालिक, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मेज पर बैठ जाइए और अपना पैर स्टैंड पर रखिए। वो व्यक्ति बैठ गया और संदीप ने उसके जूते अच्छी तरह से पॉलिश करके चमका दिए। वो व्यक्ति अपने जूतों को देखकर संदीप से कहता है, वाह मेरे दोस्त, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। भरोसा रखो, इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा इनाम भी दूंगा। मैं एक जादूगर हूँ। मैं जंगल के पास झोपड़ी में रहता हूँ और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जादूगर से मिलना है। तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। व्यक्ति ने अपनी उंगलियां चटकाई और अचानक वहां धुआं होने लगा। फिर अचानक एक बकरी संदीप के सामने प्रकट हो गई। संदीप हैरान हो गया। वो जादूगर व्यक्ति संदीप से कहता है, ये एक जादू की बकरी है। तुम्हें बस यही करना है कि तुम बस कहो कि हे बकरी, खुद को झटको और खुशकिस्मती बाहर लाओ और तुम्हें आशीर्वाद में सोने के सिक्कों का ढेर मिलेगा। बस इतना ही कहते हुए वो जादूगर व्यक्ति कुछ दूरी पर जाकर गायब हो गया। मुझे तुरंत इसे आजमाना चाहिए। हे बकरी, खुद को झटको और खुशकिस्मती को बाहर लाओ। और बकरी ने खुद को झटका, जिसके कारण जमीन पर सोने के सिक्के गिरने लगे। संदीप हैरान रह गया और कहने लगा, हे भगवान, इस व्यक्ति ने सच में अपना वचन निभाया है। मैं तुरंत घर जाऊंगा और अपने परिवार को ये बताऊंगा। संदीप ने अपने सारे औजार इकट्ठे किए और खुश होकर बकरी को अपने कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वो चल रहा था, वो अपने बुआ सुनीता के घर के पास से गुजर रहा था। उसकी बुआ ने उसे कंधे पर बकरी उठाकर ले जाते हुए देखकर उसे पुकारा, अरे संदीप, घर जा रहे हो? आओ थोड़ी देर अपने बुआ के साथ बैठो। वो अपने मन में सोचने लगा कि क्या उसे अपने बुआ के घर जाना चाहिए और उसके साथ बैठना चाहिए या जल्दी से घर जाना चाहिए और अपनी जादुई बकरी के बारे में अपनी पत्नी को बताना चाहिए। संदीप अपने मन में सोचता है, मुझे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और वैसे भी मैं इस बकरी को कंधे पर रखे रखे बहुत थक गया हूँ। मुझे एक कप चाय पी लेना चाहिए और फिर घर जाना चाहिए। संदीप अपने बुआ के घर गया और उन्हें वो बकरी पकड़ा दी। इससे पहले वो अंदर जाए, संदीप ने अपनी बुआ से कहा, तुम जो भी करो पर तुम ये शब्द मत कहना, हे बकरी, खुद को झटको और खुशकिस्मती बाहर लाओ। संदीप बैठ गया और अपनी बुआ का इंतजार करने लगा कि उसके लिए वो चाय पानी लाए। और जब वो इंतजार कर रहा था, तब सुनीता सोचने लगी कि संदीप का ये कहने का क्या मतलब था। जब उसने ये कहा कि ये शब्द मत कहना, और सुनीता बकरी के पास गई और ये जादुई शब्द कहे, हे बकरी, खुद को झटको और खुशकिस्मती बाहर लाओ। और तुरंत ही बकरी ने खुद को झटका और सोने के सिक्के जमीन पर गिरने लगे। सुनीता कहने लगी, वाह, ये बकरी तो बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मुझे संदीप को धोखा देना पड़ेगा। सुनीता ने संदीप की चाय में जड़ी बूटियां मिलाई और उसे चाय दी। संदीप चाय पीने के बाद गहरी नींद में सो गया। जैसे ही संदीप गहरी नींद में सो गया, सुनीता ने जादुई बकरी के जगह एक दूसरी बकरी रख दी और अगले दिन संदीप बकरी को अपने कंधे पर उठाया और वापस अपने घर की तरफ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के आगे सोने के सिक्के का बटवा रखा और बोला, ये लो, ये सोने के सिक्के हैं ताकि तुम आज हमारे लिए बढ़िया और स्वादिष्ट खाना तैयार कर सको। संदीप की पत्नी इतनी खुश हुई कि वो सोच नहीं सकी
कि ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले और बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो जादू के शब्द संदीप इस्तेमाल करने की सोचता है ताकि बकरी से कुछ और सोने के सिक्के ले सके। उसने वो शब्द बोले जो उसे जादूगर ने कहा था। हे बकरी, खुद को झटको और खुशकिस्मती बाहर लाओ। संदीप के वो जादुई शब्द बोलने के बाद भी वो बकरी टस से मस नहीं हुई। संदीप बोला, ये बहुत अजीब बात है, ये बकरी काम क्यों नहीं कर रही? उसने वो शब्द दोबारा दोहराया पर कुछ भी नहीं हो पाया। बकरी ने पलक भी नहीं झपकाई और खड़ी की खड़ी रही। संदीप ने बोला, मुझे बस बाकी बचे सोने के सिक्के से ही गुजारा करना पड़ेगा। जब वो सिक्के खत्म हो जाएंगे तब मैं उस जादूगर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों के बाद जब उसकी पत्नी उसे काम करने का उल्हाना देने लगी क्योंकि सोने के सिक्के तकरीबन खत्म हो गए थे, तो वो जादूगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और आखिर में जाकर उसे जादूगर का झोपड़ी मिला और उसने जादूगर को सारी बात बताई। वो जादूगर एक करुणामय व्यक्ति था। उसने अपना हाथ संदीप के कंधे पर रखा और कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा जादू का कपड़ा। इसे अपने हाथ पर बिछाओ और कहो, हे जादू के कपड़े, खुद को फैलाओ और दावत प्रदान करो। ये कहने के बाद एक मेज जो सबसे स्वादिष्ट खानों से भरा होगा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जादूगर की बात सुनकर संदीप बहुत खुश हो गया। उसने जादूगर का धन्यवाद किया और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब संदीप जंगल से घर वापस जा रहा था, वो उस खेत में पहुंचा जहां उसकी बुआ रहती है और उसने फैसला किया जादुई कपड़े से वो अपने बुआ के घर भोजन करेगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था क्योंकि पिछली बार तुम इतनी दयालु थी कि तुमने मुझे चाय पिलाई थी। मैंने सोचा ये एहसान चुकाने का उचित समय होगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ अंदर आओ। संदीप अंदर गया और उसने जादू का कपड़ा अपने हाथ पर बिछाया और कहा, हे जादू के कपड़े, खुद को फैलाओ और दावत प्रदान करो। और कुछ ही समय बाद उसके सामने एक बहुत सुंदर मेज पर खाना प्रस्तुत हुआ। वो मेज बहुत सारे पकवानों से भरा हुआ था। सुनीता बुआ हैरान रह गई। संदीप के इस दयालु कदम के बावजूद भी उसने फिर से संदीप को धोखा देने के लिए सोचा और उसके खानों में जड़ी बूटियां मिला दी। वो बैठे और खाना खाने लगे। संदीप ने शाही दावत का भरपूर आनंद लिया। खाना खाने के बाद फिर से मोची सो गया और वो बेहोश हो गया। जब वो सो रहा था तो उसकी बुआ ने उस जादू के कपड़े की जगह एक आम कपड़ा रख दिया और संदीप को एक बार फिर उसने बेवकूफ बना दिया। अगले दिन संदीप उठा और अपने घर गया। उसने अपने हाथ पर कपड़ा रखकर फिर से वो जादुई मंत्र पढ़ा और इस बार वो जादू काम नहीं आया। मोची बिल्कुल डरे हुए कौवे की तरह घर के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा, ये सोचते हुए क्या गरीबी ने उसे पागल कर दिया है, और वहाँ से चली गई। संदीप ने कहा, ये नहीं हो सकता, मेरी बुआ मुझसे कोई चाल चल रही है। संदीप फिर से जादूगर के घर गया और उसके साथ जो भी हुआ था उसने जादूगर को बताया और उससे विनती की कि फिर से एक बार उसकी मदद करे। जादूगर फिर से एक बार ऐसा करने के लिए राजी हो गया। जादूगर संदीप से कहता है, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा तुम करो और ये जादू का पंख लो। अब और अपने बुआ के घर जाना और उसे बताना कि ये पंख सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है जो दिल चाहता है, और उससे कहना कि ये जादुई मंत्र पढ़ेगी, जादुई पंख मेरी हर मुरादें पूरी करो। और याद रखना, तुम केवल यही कहकर बंद कर सकते हो, जादू के पंख मेरी मुराद पूरी हो गई, और गुदगुदाना बंद हो जाएगा। संदीप एक बार फिर से जादूगर का धन्यवाद किया और निकल गया सुनीता बुआ के घर जाने के लिए। अपने बुआ के घर गया और उससे उस जादू के पंख के बारे में बताया। तुरंत वो औरत संदीप के चाल में फंस गई और वो मंत्र पढ़ दिया। सुनीता बोली, जादुई पंख मेरी एक मुराद पूरी करो। पंख हवा में उड़ा और अचानक उस औरत को गुदगुदी होने लगा। सुनीता हंसने लगी जब तक उसके बर्दाश्त से बाहर ना हो गया। वो हंसते हंसते संदीप से बोली, बंद करो, ये कृपया बंद करो इसे, मैं अब और गुदगुदी सहन नहीं कर सकती।
मैं इसे एक ही शर्त पर रोकूंगा। जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगी, पर ये गुदगुदी रोक दो। ठीक है, फिर मुझे मेरी वो जादू की बकरी और जादू का कपड़ा इसी वक्त वापस करो। ठीक है, हाँ ठीक है, वो दोनों रसोई में है, जाकर ले लो। संदीप आता हुआ रसोई की तरफ गया और वो बकरी को कंधे पर उठाया और कपड़ा लेकर सुनीता के पास गया और कहा, जादुई पंख, मेरी मुराद पूरी हो गई है। और जादू का पंख संदीप के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और उसे गायब करके जादुई तरीके से उसके घर पहुंचा दिया। वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जादुई बकरी और कपड़ा दिखाया। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और तुरंत संदीप को गले लगा लिया। बाद में वो बैठे और स्वादिष्ट खाना खाया और उन सारी बातों पर चर्चा की। उन्होंने उस सोने के सिक्कों से गरीबों की मदद की। और जहाँ तक उसकी बुआ सुनीता का सवाल है कि अभी भी उसके घर में जाने कहाँ से जादुई पंख आ जाता है और उसे मजबूर करता है कि वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करे जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था।